दोस्तों, एक गांव की ऐसी सच्ची कहानी जो आपका दिल दहला कर रख देगी। एक ऐसा साइको किलर जो लड़कियों को शादी के पहले रात ही अगवा करके उन पर बुरी तरीके से रेप करके मार डालता था और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती थी। कौन सा है वो गांव और क्यों करता था वो ऐसा? तो चलिए जानते हैं आज के इस कहानी में जो आधारित है ओडिला गांव पर। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जो हाथों में चाय के कुछ ग्लास लेकर रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर रहा था और तभी अचानक उसे एक औरत दिखाई देती है जिसके हाथ में एक आदमी का कटा हुआ सर होता है। और दोस्तों, ये सीन देखने में बहुत ही ज्यादा भयानक था। उस औरत को देखकर वो बच्चा बहुत ज्यादा डर जाता है और तभी बच्चे के हाथ से चाय के गिलास टूटकर नीचे गिर जाता है और वो बच्चा तुरंत वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो औरत कटे हुए सिर को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और इंस्पेक्टर के टेबल पर उस सर को रख देती है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। इंस्पेक्टर उस औरत से डरते हुए पूछने लगता है, बॉडी कहाँ पर है? और फिर हम उसी जगह को देखते हैं जहाँ पर बॉडी होती है और पुलिस वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। दोस्तों, इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है आईपीएस अनुदीप। अनुदीप की बात करें तो उसने आईएएस की जगह आईपीएस चूज किया था क्योंकि उसे ऑफिस पेपर में साइन करने की बजाय डिपार्टमेंट में अपनी अलग ही छाप छोड़नी थी और वो इस गांव में 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए आया था। दोस्तों, इसके बाद का सीन फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पर अनुदीप अपने गर्लफ्रेंड स्फूर्ति के साथ बात कर रहा था। स्फूर्ति अनुदीप से कहती है, मैं भी अपना सामान पैक कर लेती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन अनुदीप उसको मना कर देता है। वो कहता है, मैं किसी हॉलिडे पर नहीं जा रहा हूँ। तब स्फूर्ति उसे पूछने लगती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, उस जगह का नाम क्या है? तब अनुदीप उसे बताता है उस जगह का नाम है ओडिला। दोस्तों, उसके बाद हम ओडिला गांव के एक नवविवाहित कपल को देखते हैं जिसकी एक रात पहले ही शादी हो चुकी थी। इस कपल की बात करें तो आदमी का नाम है वेंकटेश और लड़की का नाम है मधु। दोस्तों, इसके बाद हम एक और कपल को देखते हैं जिसमें पति का नाम है तिरुपति और पत्नी का नाम है राधा। यहाँ राधा तिरुपति को पीट रही होती है क्योंकि तिरुपति हमेशा से ही झूठ बोलकर बहुत ज्यादा शराब पी लेता था। तभी उस गांव के सरपंच जी अपने कपड़े इस्त्री करवाने के लिए राधा के घर पर आ जाते हैं। मतलब दोस्तों, राधा और तिरुपति मिलकर लॉन्ड्री चलाते थे। फिर सरपंच राधा से तिरुपति को पीटने की वजह जानकर तिरुपति को समझाता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद अगले सीन में हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम है विवेक। दोस्तों, ये विवेक मधु का लवर है। वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा था और उसके दोस्त उसे कहते हैं, अगर तुमने हमारी बात मान ली होती तो आज मधु तुम्हारी होती, ना कि उस वेंकटेश की। अब ये सब बातें सुनकर विवेक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसके मन में कोई खतरनाक प्लान बन रहा है। अब अगले ही दिन हम देखते हैं कि कोई मधु का रेप करके उसको बहुत ही बुरी तरीके से मार डालता है। तभी उस लोकेशन पर आईपीएस अनुदीप पहुंच जाता है और इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। गांव के सरपंच भी वहां पर आ जाते हैं और अनुदीप से कहने लगते हैं, साहब, इस गांव के लोग बड़े ही सीधे साधे हैं और ऐसी घटना पहली बार हमारे गांव में घटी है। उसके बाद अनुदीप के कहने पर पुलिस मधु के पति वेंकटेश और उसके ससुर को पकड़ कर ले आती है। फिर अनुदीप के पूछने पर वेंकटेश बताता है कि मुझे लगता है कि इस सब के पीछे विवेक का हाथ है क्योंकि उसने शादी से पहले हमें जान से मारने की धमकी दी थी। अब वेंकटेश की बात सुनकर पुलिस विवेक को रिमांड पर ले लेती है और उसे पूछताछ करने लगती है। पुलिस विवेक को खूब टॉर्चर करती है और उसे मारती पीटती भी है। तब इस टॉर्चर से बचने के लिए विवेक अपना गुनाह कबूल कर लेता है। लेकिन जब इंस्पेक्टर उसे कोर्ट जाने के लिए बोलता है तो विवेक अनुदीप के पास आकर उसे बोलता है कि सर, मैंने कोई मर्डर नहीं किया, मैं तो मधु से प्यार करता था, भला मैं उसे क्यों मारूंगा? फिर अनुदीप अपने हाथ से एक बोतल उसकी तरफ फेंकता है। विवेक अपने लेफ्ट हैंड से उस बोतल को कैच कर लेता है और ये देख अनुदीप विवेक को छोड़ने का ऑर्डर दे देता है। तभी वहाँ का एक इंस्पेक्टर अनुदीप पर गुस्सा होने लगता है और उससे कहता है, इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया था लेकिन आपने इसको छोड़ क्यों दिया? तब अनुदीप इंस्पेक्टर को बताता है, विवेक बेकसूर है क्योंकि हमें मधु की डेड बॉडी पर जो निशान मिले हैं वो किसी राइट हैंड पर्सन के हैं, लेकिन विवेक तो लेफ्टी है। साथ ही साथ हमने जो फुटप्रिंट्स निकाले हैं वो विवेक के फुटप्रिंट से काफी बड़े हैं और फोरेंसिक रिपोर्ट से भी हमें ये पता चला है कि रेप के दौरान जो भी सीमन मधु के बॉडी के अंदर चला गया था वो किसी 25 से 30 साल के आदमी का है और विवेक तो अभी 20 साल का है।
ये सब बातें सुनकर सारे पुलिस वाले अनुदीप से काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और वो विवेक को छोड़ देते हैं। तभी हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर को किसी का कॉल आ जाता है और वो इंस्पेक्टर अनुदीप को बताता है कि गांव में एक और लड़की का मर्डर हुआ है। उसके बाद तुरंत अनुदीप वहां पर पहुंच जाता है। वहां जाकर अनुदीप को पता चलता है कि इस लड़की के साथ भी पहले रेप हुआ है और फिर इसे भी बेरहमी से मार दिया गया है और इस लड़की की शादी भी एक रात पहले ही हुई थी। इस बात पर अनुदीप बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि कौन है जो शादी के तुरंत बाद लड़कियों को किडनैप करता है और उनका रेप करके उन्हें मार डालता है। उसके बाद हम देखते हैं कि रात को अनुदीप अपनी गर्लफ्रेंड स्फूर्ति से बात कर रहा था और वो उसे केस से रिलेटेड सारी बातें बताने लगता है। इस पर स्फूर्ति उसे कहती है कि क्या तुम्हें कोई क्लू मिला? ये सुनकर अनुदीप उस जगह पर वापस चला जाता है जहाँ पर मर्डर हुआ था। वो वहाँ पर कुछ ढूंढने लगता है और तभी उसे वहाँ पर एक मोबाइल फोन मिल जाता है जो कि उसी लड़की का होता है जिसका रेप हुआ है। फिर अनुदीप पुलिस स्टेशन में उस फोन को चेक करने के लिए ले जाता है और तभी फोन की गैलरी में एक वीडियो मिलता है जिसमें खूनी की आवाज रिकॉर्ड हो गई थी। अनुदीप उन आवाज को सुनकर समझने की कोशिश करता है कि वहाँ पर क्या हुआ होगा। इसके बाद पुलिस वाले गांव के लोगों को रिकॉर्डिंग सुनाकर पूछताछ करने लगती है, लेकिन सभी गांव वाले ना में जवाब देते हैं। अब पूछताछ करते हुए पुलिस राधा के घर पहुंच जाती है और उसे भी रिकॉर्डिंग सुनाकर सवाल जवाब पूछने लगती है। तभी तिरुपति बोलता है कि ये आवाज तो कहीं जानी पहचानी लग रही है। दोस्तों, तभी तिरुपति का भाई चंदू ये रिकॉर्डिंग सुनकर डरने लगता है, जहां में ऐसा लग रहा था कि चंदू ने ही उन दोनों लड़कियों का खून किया है। अब पुलिस को चंदू पर शक हो जाता है और अगले ही दिन से पुलिस चंदू और उसके दोस्तों पर कड़ी नजर रखना शुरू कर देती है। उसके बाद इंस्पेक्टर चंदू को वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए बोलता है, लेकिन उसकी आवाज उस वॉइस नोट से मैच नहीं हो रही थी। अब उसके कुछ दिन बाद सरपंच अपनी बेटी की शादी का कार्ड लेकर पुलिस स्टेशन आ जाते हैं, लेकिन अनुदीप सरपंच जी को समझाने की कोशिश करता है कि आप अपनी बेटी की शादी पोस्टपोन कर दीजिए। सरपंच जी अनुदीप की बात को मजाक में ले लेते हैं, लेकिन अनुदीप उनको फिर से कहता है कि गांव की हालत जिस तरह है आपको अपनी बेटी की शादी पोस्टपोन कर देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों शादी के बाद ही मर्डर और रेप हो रहे थे। और अनुदीप सरपंच जी को समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप अपनी बेटी की शादी कातिल के पकड़ने के बाद ही कीजिए, लेकिन सरपंच जी उसका कहना नहीं मानते। वो शादी पोस्टपोन करने के लिए तैयार ही नहीं थे। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि सरपंच की बेटी की शादी वाले दिन चंदू का दोस्त सरपंच की बेटी की फोटो ले रहा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा हो। इधर अनुदीप कुछ पुलिस वालों को सरपंच के घर के बाहर तैनात कर देता है ताकि कोई हादसा ना हो पाए। दोस्तों, अगली सुबह सरपंच की बेटी अपने किसी सहेली को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। पुलिस वाले भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। सरपंच की बेटी और उसकी सहेली रेलवे स्टेशन के एक बेंच पर बैठे हुए थे और पुलिस उन पर दूर से ही नजर बनाए हुई थी, लेकिन तभी अचानक बीच में एक ट्रेन आ जाती है और ट्रेन के चले जाने के बाद पुलिस वाले देखते हैं तो सरपंच की बेटी वहां से गायब थी और उसकी सहेली जमीन पर गिरी हुई थी। अब ये देखकर पुलिस वाले अनुदीप को कॉल करते हैं और सारी बात बताते हैं। अनुदीप वहां पर तुरंत ही पहुंच जाता है और वो किलर को खोजने लगता है। तभी उनकी नजर उन झाड़ियों पर पड़ती है जहां पर उन्हें सरपंच की बेटी की डेड बॉडी पड़ी हुई मिलती है और वो किलर भी वहां पर छुपा हुआ था और वो पुलिस वालों को घायल करके वहां से भागने लगता है, लेकिन अनुदीप पीछे से उस किलर पर एक पत्थर मारता है जिससे वो जख्मी हो जाता है और पुलिस उसे पकड़कर थाने ले आती है। दोस्तों, ये किलर और कोई नहीं बल्कि चंदू था। अब पुलिस स्टेशन में चंदू को खूब टॉर्चर किया जाता है और तभी सरपंच जी चंदू को ले जाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। उस समय वहां पर अनुदीप नहीं था और सरपंच जी इंस्पेक्टर से कहते हैं कि इस चंदू को तुम मेरे हवाले कर दो, इसने मेरी बेटी का कत्ल किया है, इसको तो मैं देख लूंगा और इसे छोड़ने के बदले में मैं तुम्हें 10 लाख देने के लिए तैयार हूँ। अब ये बात सुनकर इंस्पेक्टर मान जाता है और सरपंच जी चंदू को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद अनुदीप जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है तो उसको पता चल जाता है कि चंदू गायब है। थोड़ी देर बाद उसे ये भी पता चल जाता है कि इंस्पेक्टर ने चंदू को सरपंच के हाथ सौंप दिया है। ये देख अनुदीप उस इंस्पेक्टर पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उस पर चिल्लाने लगता है, लेकिन अनुदीप की बातों का उस इंस्पेक्टर पर कोई भी असर नहीं होता। इंस्पेक्टर जवाब देते हुए कहता है कि मुझे अपनी बेटी को पढ़ाना है, उसकी शादी भी करनी है, उसके लिए पैसे लगेंगे और हमें पुलिस की ड्यूटी करने पर इतने पैसे कहाँ मिलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि तिरुपति और राधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और अनुदीप से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि तुम चंदू को छोड़ दो क्योंकि चंदू ने कोई क्राइम नहीं किया है, लेकिन अनुदीप उससे कहता है कि चंदू को तो अब कोई नहीं बचा सकता।
क्योंकि इंस्पेक्टर ने उसे सरपंच के हवाले कर दिया है। उसके बाद तिरुपति और राधा सरपंच के पास चले जाते हैं, जहाँ पर वो चंदू की जान की भीख मांगने लगते हैं। लेकिन सरपंच बुरी नियत से राधा को छूने लगता है। ये देखकर तिरुपति बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे धमकाने लगता है। तभी सरपंच तिरुपति से कहता है, तुम्हारी बीबी के साथ अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है, फिर भी तुम इतना ज्यादा गुस्सा हो रहे हो। लेकिन तुम्हारे इस चंदू ने तो मेरी फूल जैसी बेटी का रेप किया और उसे मार भी डाला। तो अब तुम लोग ही बोलो मैं क्या करूँ? मैं तो इसे नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं कि तिरुपति और राधा बहुत सारे सरकारी ऑफिस के चक्कर लगाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी मदद नहीं मिलती। फिर एक दिन अनुदीप सरपंच को कॉल करता है और वो उनसे कहता है, चंदू बेकसूर है, उसे छोड़ दीजिए। हमें कोई गलत फैमिली हुई थी और हमने गलती से किलर के बजाय चंदू को पकड़ लिया। अब ये बात सुनकर सरपंच चंदू को तिरुपति और राधा के घर पर छोड़ देता है और उनसे अपनी गलती की माफी भी मांगता है। अब उसके बाद दोस्तों अनुदीप अपनी गर्लफ्रेंड स्फूर्ति से ऐसे ही बात कर रहा था। उन दोनों के बीच केस की रिगार्डिंग ही बात चल रही थी और तब स्फूर्ति उसे कहती है कि चलो हम साथ मिलकर इस केस को इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अब ये बात सुनकर अनुदीप हैरान रह जाता है और उससे पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी स्फूर्ति अनुदीप से कहती है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं और किलर हमारी शादी के बाद मेरी तलाश में मेरे पीछे जरूर आएगा और फिर हम उसे पकड़ लेंगे। पहले तो अनुदीप उसकी बात से बिल्कुल भी इनकार कर देता है, लेकिन स्फूर्ति के बार बार कहने पर वो शादी के लिए मान जाता है। अब अगले ही दिन अनुदीप मीडिया के सामने ये अनाउंसमेंट करता है कि वो 3 दिन में यहाँ से चला जाएगा, लेकिन उससे पहले वो यहाँ पर शादी करेगा। उसके बाद वो किलर को भी चैलेंज करता है कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो स्फूर्ति मेरी जो होने वाली वाइफ है उसे कुछ करके तो दिखाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि अगले ही दिन अनुदीप और स्फूर्ति मंदिर में शादी कर लेते हैं और वो दोनों अनुदीप के घर पर आ जाते हैं। तो वो वहाँ पर देखते हैं कि उनके दरवाजे पर एक लेटर रखा हुआ है। अनुदीप जब वो लेटर देखता है तो उसे पता चलता है कि किलर ने उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद रात हो जाती है और रात में तिरुपति, चंदू और उसके दोस्त साथ में बैठकर शराब पी रहे थे, जहाँ पर चंदू का दोस्त स्फूर्ति की खूबसूरती की तारीफ कर रहा था। इन सब को देखकर हमें ऐसा लग रहा था जैसा कि इन सब के दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा है। वहीं जब राधा अपने घर पर सो रही होती है तभी ऊपर के एक रैक से संदूक नीचे गिर जाती है। तब राधा उस संदूक को खोलती है तो उसमें लड़कियों के कपड़े और गहने होते हैं। उन गहनों में सरपंच की बेटी की एक रिंग भी थी जिसे राधा पहचान लेती है। अब वो सभी गहने लेकर सरपंच के पास पहुंच जाती है। सरपंच भी उस रिंग को देखकर कहता है, हाँ ये मेरी बेटी की ही रिंग है। ये सुनने के बाद राधा के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और उसे बहुत ही बड़ा झटका लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे जितने भी मर्डर हुए थे उन सभी के घर वालों के पास जाकर राधा उन गहनों को दिखाती है और फिर सभी लोग कहते हैं कि हाँ ये उन्हीं की बेटी के गहने हैं। अब राधा को सब कुछ समझ आ गया था कि आखिरकार ये कत्ल कौन कर रहा है। इधर हम देखते हैं कि अनुदीप के गंदे कपड़ों को ले जाने के लिए तिरुपति उसके घर पर पहुंच जाता है। अब इसीलिए अनुदीप उसको अपने घर के अंदर आने की परमिशन दे देता है। फिर तिरुपति सारे कपड़े लेकर वहां से चला भी जाता है, लेकिन तभी अचानक राधा अनुदीप को कॉल करके सारी बात बताती है और कहती है कि इन सारी लड़कियों का खूनी और कोई नहीं बल्कि मेरा पति तिरुपति ही है। ये सुनने के बाद अनुदीप स्फूर्ति को देखने लगता है, लेकिन स्फूर्ति वहाँ पर नहीं थी। अब अनुदीप को भी सारी बातें समझ आ जाती है कि तिरुपति ही किलर है और उसने इस स्फूर्ति को किडनैप किया है। अब राधा को तो पता चल गया था कि उसका पति ही खूनी है, लेकिन राधा को ये पता नहीं था कि ये सब वो क्यों कर रहा है। फिर वो तिरुपति को खोजने के लिए अपने घर वापस आ जाती है, लेकिन तिरुपति अपने घर पर नहीं था। तो राधा उसके कपड़ों को अपने कुत्तों को सुंघाती है और कुत्तों की मदद से तिरुपति के पास पहुंच जाती है। वो कुत्ते राधा को एक कुएं के पास लेकर आते हैं, जहां पर राधा देखती है कि तिरुपति स्फूर्ति के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। राधा तिरुपति से जाकर पूछने लगती है कि मैंने ऐसी कौन सी कमी रख दी थी जो तुम इस हद तक गिर गए। ये सुनकर तिरुपति उसे कहता है कि इन सब गुनाहों की असली वजह तुम हो, और फिर वो अपने और राधा के रिलेशनशिप के बारे में बताने लगता है। दरअसल दोस्तों राधा और तिरुपति के बीच का रिलेशनशिप एक नॉर्मल पति पत्नी जैसा नहीं था। दरअसल दोस्तों वो दोनों अलग अलग कमरे में सोते थे और उनके बीच फिजिकल रिलेशनशिप जैसा कोई भी रिश्ता नहीं था और इसीलिए उसके पति ने ऐसा काम किया। उसके बाद राधा अपने पति तिरुपति को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन तिरुपति राधा पर सामने पड़े लकड़ी से वार कर देता है और राधा वहीं पर गिर जाती है। उसके बाद तिरुपति फिर से स्फूर्ति के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी राधा उठ खड़ी होती है
और सामने पड़ा एक हथियार उठाकर तिरुपति का गला ही काट देती है। और दोस्तों इसके बाद हम मूवी का वही शुरुआत वाला सीन देखते हैं जहां से मूवी स्टार्ट हुई थी, जहां राधा तिरुपति के सिर को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी। और दोस्तों ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपका इस पागल साइको किलर के बारे में क्या कहना है, आपकी राय में कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही मिस्ट्री थ्रिलर मूवी की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।